नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो बढ़ाते हैं हमारी क्लास को आगे। आशा करता हूं कि आपने पिछली क्लास को बहुत अच्छे से देखा होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा। और अगर आपने इससे पहले की यानी कि पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप पहले वो देखिए, उसके बाद आप ये क्लास को देखिएगा तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर आपने सीधे ही ये क्लास देखी तो आपको चीज़ें समझ में तो आएगी, लेकिन फिर भी उतनी ज़्यादा मजबूत तरीके से आप उसकी समझ नहीं बना पाएंगे जितना मजबूत बन सकती थी। तो मैं आपसे ये आशा करता हूँ और आपसे निवेदन भी करता हूँ कि इस क्लास को देखने के पहले आप वो फर्स्ट क्लास देख लीजिए, जिससे कि आप अब आगे आने वाली चीज़ों को आसानी से समझ पाएँ और चीज़ें आपके लिए जगह ज़्यादा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सके। तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं 5 मिनट से भी कम का समय लगेगा, पहले वाली क्लास का एक बार मैं रिकैप करवा देता हूँ, ताकि अगर कोई सीधे भी हमारी क्लास में जुड़ा है तो उसको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ जाए और आप लोग भी जो पहली क्लास देख चुके हैं उनको भी चीज़ें और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना कि प्रतिशत मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है प्रति, दूसरा है शत। प्रति का मतलब होता था बटा और शत का मतलब होता था सौ, यानी कि किसी भी संख्या के साथ अगर प्रतिशत आता है तो इसका मतलब है बटा में क्या आ जाएगा, सौ आ जाएगा। जैसे हम लोगों ने बात की 20%, 20% से बना 20/100। अब 20/100 का जो हम प्रारंभिक अर्थ निकालते हैं ये होता है 100 में से 20। अब ये चीज़ें काम कैसे करेगी, तो इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने देखा कि 20/100 बना और 20/100 का मतलब 100 में से 20 बना, यानी कि जब भी कभी भी सवाल में 20% लिखा हुआ आएगा तो हम उसका अर्थ निकालेंगे 100 में से 20। मान लीजिए आपसे कहा गया है कि किसी विद्यालय में जो विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, किसी विद्यालय में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनका 20% हिस्सा बालिकाएं हैं। तो इस बात का मतलब हम ये लेके चलेंगे कि 100 में से 20 हिस्सों पर बालिकाएं हैं, क्योंकि 20% का मतलब है 20/100 और 20/100 का मतलब है 100 में से 20। तो हम ये मान के चलेंगे कि 100 में से 20 हिस्सों पर बालिकाएं हैं। इसका मतलब अगर विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को हम पूरा 100 हिस्से माने तो 100 में से 20 हिस्सों पर बालिकाएं हैं, बाकी के 80 हिस्से बालकों के हैं। और ज़्यादा हमने जब चीज़ों को आगे बढ़ाया तो हम लोगों ने देखा कि अगर 20/100 है तो अगर इसमें कटने की यानी कि विभाजित होने की संभावना है तो हम विभाजित कर लें तो हमारे लिए संख्याएं छोटी हो जाएगी और सवाल करने में आसानी होगी, क्योंकि छोटी संख्याओं के साथ अगर हम लोग सवाल करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए ज़्यादा आसान होती है। तो हम लोगों ने 20/100 को लिखा और 20/100 को काटने के बाद हमारे पास आया 1/5। अब 1/5 जब हमारे पास आया तो उसका मतलब था 5 में से 1। यानी कि उसी स्टेटमेंट को अगर हम लोग दोबारा से देखें कि एक विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का 20% बालक हैं या बालिकाएं हैं, मान के चलिए बालिकाएं हैं, पहले वाला ही स्टेटमेंट है, तो एक अर्थ तो निकला था 100 में से 20 हिस्सों पर बालिकाएं हैं। इसका छोटा स्वरूप बनता है 1/5, और 1/5 का मतलब है 5 में से 1, यानी कि 5 में से 1 हिस्से पर बालिकाएं हैं और बाकी के 4 हिस्सों पर बालक हैं। और इसी तरीके से किसी भी संख्या के साथ अगर प्रतिशत आता है तो हम बटा में 100 लगाते हैं। ये बातें हम लोगों ने देख ली थी किसी भी संख्या के साथ। जैसे कि हम लोगों ने एक उदाहरण भी देखा था जो कि आप पिछली क्लास में देख चुके हैं। आशा करता हूँ अगर आप पिछली क्लास को एक बार देखेंगे तो चीज़ें और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। कुछ प्रतिशत मान मैंने आपके सामने लिखे और उनको वापस से कैंसिल करके बताया कि बटा में 100 आएगा और बटा में 100 आएगा तो कटने के बाद में क्या बन रहा है, किस तरीके से चीज़ें चली, वो पहली क्लास में बहुत ही विस्तार से बहुत ही डिटेल में समझाया गया। कुछ बेसिक कैलकुलेशन हमें ध्यान रखनी है जो कि हमारे बार बार काम आएगी, और इससे कि हमारी कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाएगी। कहीं ना कहीं हमें कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा समय हम बचा लेंगे। और वो कैलकुलेशन क्या थी, तो हमें ध्यान रखना है कि 100 में अगर हम 5 से विभाजित करते हैं तो 20 आता है। 100 को अगर हम 5 से विभाजित करें तो 20 आता है। 100 को अगर हम 20 से विभाजित करें तो 5 आता है। 100 को अगर हम 25 से विभाजित करें तो 4 आता है। और 100 को अगर हम 4 से विभाजित करें तो 25 आता है। और 100 को अगर हम 10 से विभाजित करें तो 10 आता है। ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी और ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये जो कैलकुलेशन आपके सामने लिखी हुई है, इससे होगा ये कि आप देखेंगे आगे आने वाले प्रश्नों में आपका समय बच जाएगा। कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। हमारी क्लास में आप देखेंगे कि कभी भी आपको पेचीदा कैलकुलेशंस में नहीं उलझाया जाएगा, यानी कि कभी भी आपको बहुत ज़्यादा जोड़ बाकी गुणा भाग, जोड़ना घटाना गुणा करना भाग देना, इनकी बहुत ज़्यादा ट्रिक्स में नहीं उलझाया जाएगा, क्योंकि वो एग्जाम में सब फिजूल है। जैसे आप कैलकुलेशन करते आए हैं वैसे ही आपको कैलकुलेशन करनी है। हाँ, कहाँ पर समय बचाया जा सकता है और उन्हीं तरीकों से जैसे आप सवाल करते आए हैं, जैसे आप जोड़ बाकी गुणा करते आए हैं, उसी तरीके से आप कैसे समय बचा सकते हैं वो तरीके मैं आपको बता दूंगा। और आप देखेंगे कि वास्तव में बच पा रहे हैं। आपको कोई नई ट्रिक सीखने की ज़रूरत नहीं है जोड़ बाकी गुणा भाग की, क्योंकि आप सीख भी लेंगे तो परीक्षा में आप उसका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे उसका तो भी आपका आत्मविश्वास उतना नहीं रहेगा।
जितना आपकी वास्तविक कैलकुलेशन में होता है, वास्तविक तरीकों में आपका आत्मविश्वास होता है, उतना उन तरीकों से आप आत्मविश्वास महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए तरीके नहीं बदलने हैं, जो तरीके हमारे पास हैं उन्हीं तरीकों को मजबूत बनाना है। तो 100 को अगर हम 5 से विभाजित करते हैं तो 20 आता है, 20 से विभाजित करते हैं तो 5 आता है, 25 से विभाजित करते हैं तो 4 आता है, 4 से विभाजित करते हैं तो 25 आता है, 10 से विभाजित करते हैं तो 10 आता है। इतनी बात हम लोगों ने जान ली और ये कुछ चीज़ें थी और हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ाई की और कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए। आज हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। अब ये जो हमने पढ़ा ये प्रश्नों में किस प्रकार से काम आएगा, तो आज मैं टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। टाइप नंबर 1 आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए। तो आप टाइप वाइज चीज़ों को पढ़ेंगे और टाइप नंबर 1 कहाँ पे है आपका, ये रहा। टाइप नंबर 1 में आप देखेंगे कि पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चंस को मैं पहले ही टाइप करवा करके लेके आया हूँ, साथ में ऑप्शंस भी हैं। जहाँ ऑप्शंस की सहायता हम लोग ले सकते हैं वहाँ ऑप्शंस की सहायता भी लेंगे। और क्वेश्चंस लिखे होने का फ़ायदा ये है कि क्वेश्चंस का समय बच जाएगा, हम डायरेक्टली सॉल्यूशन की बात करेंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन है और अधिकतर प्रश्न जो है ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। तो गत वर्ष में आए हुए परीक्षा के प्रश्नों को करने का फ़ायदा ये है कि इन परीक्षाओं में जो आए हुए प्रश्न हैं वो आगे भी आ सकते हैं, इस चीज़ का हमें फ़ायदा होता है। चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। आपके सामने लिखा हुआ है एक रेडियो के अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर उसका मूल्य 4600 रुपये है, इसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए कि सबसे पहले हमें जब प्रश्न मिला तो उसके अंदर कितना प्रतिशत हमको मिला है, 8%। सबसे पहले इस 8% को हमें जान लेना चाहिए, आखिरकार 8% का मतलब क्या है। तो हमारी पहली क्लास के बेसिक के अनुसार अगर हम लोग देखें तो 8% का मतलब हुआ 8/100 और 8/100 को अगर हम काटें तो 4 से 8 कटता है 2 बार और 4 से 100 कटता है 25 बार। इसीलिए आपको बात बताई गई थी कि 100 को अगर हम 4 से काटें तो 25 आता है। ये चीज़ आपको सीधे सीधे याद होनी चाहिए ताकि आपकी कैलकुलेशन का समय बच जाए। अब आपका समय कैसे बचा, अधिकतर विद्यार्थी जो कि प्राइमरी विद्यार्थी हैं जिनका बेसिक थोड़ा सा कमजोर है वो पहले कोशिश करते हैं 2 से काट लूँ फिर 2 से काटूँ। ऐसा ना करके अब हमारे पास वो संख्या है 4। 4 से हम लोगों ने 8 को काटा 2 बार और 4 से 100 कटता है 25 बार और फाइनली जो हमारे पास आया वो आया 2/25 और 2/25 का मतलब है 25 में से 2। अब एग्जामिनर जब भी आपको प्रश्न देगा तो वो आपको नहीं समझाएगा। एग्जामिनर कभी भी आपको ये नहीं समझाता है कि 8% का मतलब 25 में से 2 है। वो आपको उलझाने की कोशिश करेगा, वो आपको 8% ही लिख के देगा। गरज आपकी है, नौकरी आपको लेनी है, चीज़ें आपको आसान बनानी पड़ेगी, चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बेसिक आपको समझने पड़ेंगे। तो जैसा कि प्रश्न में हमको दिया गया 8%, हमने 8% को तोड़ा और 8% को तोड़ देने के बाद में हमारे पास आया 8/100, क्योंकि किसी भी संख्या के साथ प्रतिशत है तो बटा में 100 आता है, ये तो हम जानते हैं। तो 8/100 से हमारे पास बना 2/25 और 2/25 का अर्थ निकला 25 में से 2। इस बात पे हम लोग पहुंचे। तो जो एग्जामिनर ने हमको कथन दिया वो क्या था, वो कथन ये था कि 8% की कटौती करने पर, और अब हमने उसका मतलब क्या निकाल दिया, 25 में से 2 की कटौती करने पर, क्योंकि 8% का अर्थ जब हम लोग जानते हैं तो उस 8% का अर्थ हमारे लिए आता है 25 में से 2। तो 25 में से 2 की कटौती करने पर, तो अब पूरी लाइन पढ़ते हैं। मूल्य 4600 रुपये हो जाता है। एक बार के लिए 4600 को भूल जाइए, मैं आपसे कहता हूं आप अपनी बात कीजिए। तो जब आप देखेंगे आपने कहा 8% की कटौती करने पर, 8% की कटौती, और हम कह रहे हैं 25 में से 2 की कटौती। 25 में से 2 की कटौती करने का मतलब है जो मूल्य है, अगर हम लोग कहें कि जो मूल्य है वो पहले अगर 25 था तो अब उसमें 2 की कटौती की गई और बाद में जो मूल्य बना वो 23 बन जाएगा। भाई किसी भी राशि में, किसी भी संख्या में 8% की कटौती कर देने का मतलब है 25 में से 2 की कटौती कर देना, और 25 में से 2 की कटौती कर देने का मतलब है जो चीज पहले 25 थी उसमें 2 की कटौती कर दी गई है, बाद में वो 23 बन चुकी है। अब आगे पढ़ते हैं दिया क्या है। अब हमें दिया है कि उसका जो मूल्य है वो 4600 रुपये है, इसका अंकित मूल्य ज्ञात करो। अंकित मूल्य का मतलब है पहले जो मूल्य था। अच्छा, ये 4600 रुपये जो हमारे पास मूल्य आ रहा है ये कब हुआ, 8% की कटौती करने के बाद। अगर आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो प्रश्न को पढ़ने के बाद में आप बहुत बेहतर तरीके से समझ जाएंगे कि आपको कहा गया है 8% की कटौती करने पर उसका मूल्य 4600 रुपये है। 8% की कटौती करने पर मतलब 8% की कटौती करने के बाद जो मूल्य बना वो, तो प्रश्न के अनुसार जो 8% की कटौती करने के बाद बना हुआ मूल्य है वो 4600 रुपये है, और हमारे अनुसार 8% की कटौती करने के बाद बना हुआ मूल्य कितना है, 23 है।
तो यानी कि हमारे और प्रश्न के मूल्य की अगर हम लोग तुलना करें तो हमारे अनुसार कटौती करने के बाद बना हुआ मूल्य 23 है, जो कि प्रश्न में 4600 रुपये है। प्रश्न में 4600 रुपये है। तो हमारे लिए जो 23 है, या 23 अनुपातों के अनुसार जो 23 है, वो प्रश्न के अनुसार 4600 रुपये है। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है इसका अंकित मूल्य ज्ञात करो, यानी कि शुरुआत में जो मूल्य था, यानी कि जो 25 मान आएगा वो कितना है, ये हमें बताना है। अब एक छोटा सा बेसिक मैं आपको और बता रहा हूँ, और जो फॉर्मेट मैं आपको समझाने वाला हूँ, अगर आपने इसको ध्यान से देख लिया और ध्यान से समझ लिया तो ये मान के चलिएगा आप कई टॉपिक को उड़ाते हुए जाओगे। आपका बहुत तगड़ा वाला, बहुत शानदार वाला कंसेप्ट तैयार होने वाला है। अगर एक बारी में ये चीज़ समझ में ना आए तो दोबारा देखिएगा, दोबारा ना आए तो तीसरी बार देखिएगा। वैसे पहली बारी में समझ में आ जाएगी, लेकिन रिवीजन के लिए दोबारा तिबारा देख सकते हो, बहुत मजबूती आ जाएगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी प्रश्न में मैं आपको कहता हूं कि कुछ जानकारी आपको दी जाती है और कुछ जानकारी आपसे पूछी जाती है। कोई भी प्रश्न जब आपका गणित में आएगा तो कोई जानकारी आपको दी जाएगी और कोई जानकारी आपको पूछी जाएगी। एक बार के लिए ये मान लीजिए कि जो जानकारी हमें दी गई है उसका हमें पता है। पता क्यों है? क्योंकि प्रश्न हमें उसके बारे में बता रहा है, तो उसका हमें पता है। और जो जानकारी हमसे पूछी जाती है उसका हमें नहीं पता, और जिसका हमें नहीं पता वो हमारे लिए लापता है, वो हमारे लिए लापता है। अब जब भी इस प्रकार का फॉर्मेट आएगा तो एक बात ध्यान रखिएगा, प्रश्न को जब भी आप सॉल्व करेंगे, जब भी आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो जो लापता है, जिसके बारे में आपको ज्ञात करना है, उसे ऊपर रखिए, और जिसकी जानकारी आपको दी गई है, जिसके बारे में आपको पता है, उसको नीचे रखिए, और गुणा कर दीजिए प्रश्न में जो आपको पता है, जो आपको पता है उसका मान क्या है। इस फॉर्मेट को अगर आप याद रख लेंगे तो आप देखेंगे कि एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। मेरे कहने का क्या मतलब था, बहुत साधारण सी भाषा में मैं आपको समझाता हूं कि मान के चलिएगा, अगर मैंने आपसे कहा, उदाहरण के लिए मान के चलिएगा, मैंने एक बहुत छोटी सी बात आपसे कही, बहुत छोटी सी बात, मान के चलिएगा किसी प्रश्न में आपसे कहा 15 गेंदों का मूल्य 180 रुपए है, तो 21 गेंदों का मूल्य क्या है। ये आपसे पूछा है। अब इसका सॉल्यूशन, आप एक सॉल्यूशन तो क्या होता है, आप कहते हैं चूंकि 15 गेंदों का मूल्य 180 रुपए है, तो शुरुआत से आपको जानकारी है कि आप एक गेंद का मूल्य निकालेंगे पहले, और निकालेंगे कैसे, 180 में आप भाग लगाएंगे 15 का, 15 का भाग लगाएंगे तो 15 एकम 15, 18 में से 15 गया, बचा कितना, 3, 3 के पीछे 0, तो 15 दूनी 30, एक गेंद का मूल्य आपके पास 12 रुपये आ गया। आपसे पूछा था 21 गेंदों का मूल्य, तो 21 गेंदें कितने की हो जाएगी, आप 12 को किससे गुणा कर लेंगे, 21 से, और ये 252 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर निकालना बड़ी बात नहीं है, लेकिन समय बचाना बड़ी बात है। अब इस चीज को मैं समय बचाने के लिए क्या करवा रहा हूं, आपको ध्यान से सुनिएगा। आपसे कहा कि 15 गेंदों का जो मूल्य है वो 180 रुपये है, और 21 गेंदों का मूल्य आपसे पूछा है, यानी कि प्रश्न में आपको एक जानकारी दी गई है जिसका आपको पता है, और एक जानकारी आपसे पूछी गई है जो आपके लिए लापता है। 15 गेंदों का मूल्य आपको पता है 180 है, 21 गेंदों का मूल्य आपसे पूछा है जो कि आपको नहीं पता, जो लापता है। तो जो आपको ज्ञात करना है, जो आपसे पूछा गया है, जिसका आपको नहीं पता, जो लापता है, उसे ऊपर रख दीजिए। यानी कि 21 गेंदों का मूल्य आपको नहीं पता, 21 को ऊपर रख दीजिए, बटा 15 गेंदों का मूल्य आपको पता है, 15 गेंदों का मूल्य कितना है, 15, और गुणा, अब 15 गेंदों का मूल्य आपको पता है तो आपने नीचे रखा 15, 21 गेंदों का आपको नहीं पता तो 21 ऊपर, 21 गेंदों का मूल्य नहीं पता तो 21 ऊपर है, 15 गेंदों का पता है तो 15 नीचे है, ऊपर लापता नीचे पता, गुणा जो प्रश्न में आपको वैल्यू दी गई है, जिसका मान आपको पता है, उसे गुणा करो।
तो 15 गेंदों का मूल्य जो आपको पता है वो कितना है 180, तो गुणा कर दीजिए 180। अब काट दीजिए आप। आपने काटा 3 से 7 बार और 3 से काटा 5 बार। 5 से आप काटेंगे 36 बार कट जाएगा, और 36 इंटू 7 आप कर लीजिए। 7 छिंग 42 का 2 बचेगा 4, 7 या 21 और 4 25, 252 आपके पास आ जाएगा। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, लापता बटा पता गुणा प्रश्न में जो आपको पता है उसका मान क्या है। आ जाइए अपने प्रश्न पर। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने परसेंट को सेट करा। परसेंट मतलब 8% की कटौती थी। शुरुआत के क्वेश्चंस में मैं समय लूंगा, बाद में आप देखेंगे कि आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस करते हुए जाएंगे। 8% का मतलब था 8/100 कट के आया 2/25, 2/25 का मतलब है 25 में से 2। 25 में से 2 का मतलब है 25 में से 2 की कटौती हुई, इसका मतलब जो चीज़ पहले 25 थी उसमें से 2 की कटौती होने के बाद में 23 रह गया। तो हम तो कह रहे हैं 23 रह जाएगा, प्रश्न वाला कह रहा है 4600 रह जाएगा। तो यानी कि हमें 23 का पता है कि जो 23 रह जाएगा वही 4600 रह जाएगा, मतलब 23 ही 4600 है। आपने सुना होगा शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है। तो 23 का मान 4600 है। आपसे पूछा है उसका अंकित मूल्य क्या था, यानी कि पहले वाला मूल्य जो कि 25 है उसका हमें मान बताना है। तो जो मान हमें नहीं पता उसको ऊपर रखिए, यानी कि 25 का हमें पता करना है तो 25 ऊपर रखिए, बटा 23 का हमें पता है तो 23 को नीचे रखिए, और प्रश्न में 23 का मान कितना दिया है 4600, तो 46 को गुणा कर दीजिए। 23 से 4600 कटेगा 2 और ये डबल जीरो, और 25 को अगर आप 200 से गुणा करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5000 रुपये, और आप ऑप्शन में देख सकते हैं आपका आंसर आया 5000 रुपये। अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे ये सारा प्रोसेस करना बंद कर देंगे, आप डायरेक्टली लास्ट स्टेप पे आएंगे। मैं आपको डायरेक्टली लास्ट स्टेप पे लेके आऊंगा। अभी मैं शुरुआत में पूरी चीज़ें पूरा विस्तार से इसलिए क्वेश्चन को लिख रहा हूं ताकि आपकी क्वेश्चन के प्रति समझ बन पाए। तो विशेषतर अब जब भी क्वेश्चन आएगा, चाहे भाषा कितनी भी बदल जाए, आप परसेंट को सोल्व कीजिए, परसेंट को समझिए आखिरकार परसेंट क्या कहना चाहती है, प्रश्न में आने वाले स्टेटमेंट के अनुसार उसका अर्थ निकालिए, और अर्थ निकालने के बाद आप प्रश्न में देखिए कि जो आपके पास अर्थ निकालने के बाद अनुपातों के अनुसार जो आपके पास मान आ रहा है उसमें से प्रश्न में कौन सा मान दिया गया है। जो प्रश्न में मान दिया गया है उसका हमें पता है, और जो प्रश्न में मान पूछा गया है उसका हमें पता करना है, लापता है। और फॉर्मेट आप फॉलो कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज पूरी तरीके से बदल जाएगी, लेकिन फिर भी हमारा तरीका नहीं बदलेगा। और गणित पढ़ने का तरीका भी यही होना चाहिए कि आपके पास जो भी पैटर्न हो, जो भी फॉर्मेट हो, फॉर्मेट एक हो, तरीका एक हो, और वो अनेकों प्रश्नों को हल करता हो। तो चीज़ें अगर हमें समझ में आती है, हम फंडामेंटल को, कॉन्सेप्ट को, बेसिक को अगर हम बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। अब आप देखिएगा कितनी जल्दी और कितना आसानी से आपको चीज़ें समझ में आएगी। आपके सामने एक प्रश्न है, और प्रश्न को ध्यान से देखिए आप। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। आ जाइए, मैं लिख देता हूँ 12%। आखिरकार 12% से हम क्या समझे, 12/100, और अगर मैं 4 से 12 काटूँ तो 3 आएगा, और 4 से 100 को काटूँ तो 25 आएगा। कितना आसान हो गया चीज़ें। और 3/25 का मतलब आएगा 25 में से 3। मतलब जब प्रश्न में हमसे ये कहा गया कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, तो हमने उसका अर्थ क्या निकाला कि एक व्यक्ति अपनी आय का 3/25 बचत करता है। और इस बात का भी हमने क्या अर्थ निकाला कि एक व्यक्ति अपनी आय का 25 में से 3 की बचत करता है। और 25 में से 3 की बचत करने का मतलब क्या हुआ कि 25 में से उसने 3 बचाया है, और 25 में से 3 बचाने के अलावा जो भी है वो खर्च हुआ, खर्च ही होगा। बाकी का क्या हुआ है, खर्च हुआ है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि उसके पास 25 था, 25 में से उसने 3 बचाया, और बाकी का 22 उसने खर्च किया। तो उसकी जो बचत है वो 3 है, उसका जो खर्च है वो 22 है, और 3 बचाने के लिए और 22 खर्च करने के लिए उसकी जो आय रही होगी वो 25 रही होगी। केवल 1% मान से, केवल 1% वैल्यू से, जो कि हमें 12% है, और 12% के बारे में हमको क्या कहा गया था, भैया वो तो बचत है। केवल उस बात से हमने तीनों चीजें ज्ञात कर ली अभी तक कि अगर उसकी आय 25 थी तो 25 में से 3 की उसने बचत की है, और इस बात से हमने ये निष्कर्ष निकाला कि बाकी का जो 22 है वो उसका खर्च है। अब प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है वो कि यदि उसका मासिक खर्च 9680 रुपये हो। अब आप प्रश्न में देखिए कि आपको जो मासिक खर्च दिया गया है वो कितना दिया गया है, 9680। और हमारे पास जो हमने अनुपात निकाले या हमने जो हिस्सेदारी की है, उन हिस्सेदारी के अनुसार जो खर्च का जो हिस्सा आया है वो कितना है, 22। अगर उसकी आय 25 थी तो 25 में से 3 हिस्से उसकी बचत है,
और 22 हिस्से उसका खर्च है। तो हमारे अनुसार अगर हम लोग कहें तो ये जो 22 है ये प्रश्न में 9680 के बराबर है। तो इसका हमें पता है, यानी कि खर्च कितना हो रहा है ये हमें पता है, हमें उसके हिस्से भी पता है और हमें उसका वास्तविक जो कि प्रश्न में मान है वो भी पता है। अब हमें पता क्या करना है वो प्रश्न बताएगा। हर बात आपको प्रश्न बताता है। अगर आप बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझेंगे तो बहुत चीज़ें बहुत स्मूथली और बहुत आसान हो जाएगी और आप देखेंगे गणित ही वो विषय आपका बने वाला है जो कि आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगा। इन क्लासेस से पहले हो सकता है कि आपको गणित से बहुत डर लगता रहा हो, आपको लगता हो कि ये गणित आपका सिलेक्शन रोकेगी, लेकिन मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि अगर आप शुरुआत से लेकर के एंड तक बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के ये एक एक क्लास को ध्यान से देख लेंगे, हर एक क्लास को अगर आपने एक या दो बार देख लिया, कम से कम एक बार और अधिकतम आप जितना देख सकते हैं देखिए, सबसे शानदार विषय आपको गणित लगने लगेगा और सबसे ज़्यादा स्कोर आप गणित में करके आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि चीज़ें उतनी ही आसान तरीके से आपको समझाई जाएगी। चलिए, तो 22 हिस्से जो खर्च है उसके बारे में हमको पता है कि वो प्रश्न में 9680 है। तो आपसे पूछा है उसकी मासिक आय कितनी है। मासिक आय यानी कि 25 हिस्से कितने होंगे ये हमसे पूछा है। अब मैंने आपसे क्या कहा कि प्रश्न में एक जानकारी आपको दी जाती है और एक जानकारी पूछी जाती है। जो जानकारी आपको दी जाती है वो आपको पता है, जो जानकारी आपसे पूछी जाती है वो आपके लिए लापता है। जो लापता है उसे ऊपर रख दीजिए, जो पता है उसे नीचे रख दीजिए, और जो पता है उसका प्रश्न में जो मान है वास्तविक मान उससे गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आपके हाथ में होगा। आ जाइए, आपसे पूछा है आय, तो उसे 25 को ऊपर रखिए, बटा जो आपको दिया है 22 उसको नीचे रखिए, गुणा कर दीजिए 9680 से। कोई जोड़ बाकी गुणा भाग की ट्रिक का इस्तेमाल करने की आपको जरूरत नहीं है, बहुत तसल्ली से आप क्वेश्चन करेंगे, आपका क्वेश्चन आंसर हाथ में होगा। अब देखिए, आप 22 को अगर 4 बार गुणा करते हैं तो 22 से 4 बार गुणा करने पर आता है 88। और शुरुआत का जो 96 आपको दिख रहा है 9680 में से, उसमें से आपने 96 में से 88 कम कर दिया। 96 में से 88 जैसे ही घटा, आपके पास बचा 8 और ये 8 जाएगा आगे और उसको मिलेगा वापस से 8। दिख रहा है आपको 8, और 8 को जब 8 मिलेगा तो ये फिर से 88 बन जाएगा और वो 22 से घटेगा वापस से कितनी बार, 4 बार, और संख्या के पीछे 0 है। तो आपके पास फाइनली ये कटा 440 बार और 25 से गुणा करना है। 25 से गुणा करेंगे तो 25 0 0, 25 को 4 से गुणा करेंगे 100, 100 का 0 बचेगा 10, फिर 25 को 4 से गुणा करेंगे 100, 100 में 10 जोड़ेंगे आप 110, यानी कि आपका आंसर आएगा 11,000। ये रहा आपका आंसर। कितनी आसान हो गई चीजें। अब आप देखेंगे कितना स्मूथली, कितना शानदार तरीके से चीजें चलने वाली है। थोड़ी देर बाद आप ये वाला फॉर्मेट करना ही बंद कर देंगे, आप लास्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। कैसे करेंगे आप सोच के देखिए। अगर यही क्वेश्चन होता और 12% होता तो आप माइंड लगाते, जितना हो सकता है अपने दिमाग में कल्पना कीजिए। 12% को हम कहते हैं 12/100, 4 से काटते हैं 3 बार, 4 से काटते हैं 25 बार। 3/25 का मतलब है 25 में से 3, मतलब वह व्यक्ति 25 कमा रहा है, 3 की बचत कर रहा है और बाकी का 22 खर्च कर रहा है, और हमें क्वेश्चन में दिया है खर्च। तो हमारे अनुसार जो खर्च 22 है वो प्रश्न में 9680 है। तो हम वहाँ पर इतना करने के बजाय डायरेक्ट ही कर देते कि ये जो है ये 22 का मान है जो कि 22 के बराबर है, और मासिक आय हमसे पूछी है जो कि 25 के बराबर है। ये कितना है, तो हम आराम से कह देते कि 22 का मान हमको पता है, 25 का मान लापता है। जिसका मान लापता है वो ऊपर, जिसका मान हमको पता है वो नीचे, और जिसका मान पता है उसको गुणा कर दो। खत्म, खत्म हो गया। कितना आसान हो जाएगा। लेकिन इस निष्कर्ष पे हम तब पहुंच पाएंगे जब हमें बेसिक बहुत अच्छे से पता है। आ जाइए अगले सवाल पे बात करते हैं। अगले सवाल की बात करें तो क्या होगा, देखिए, एक टोकरी में रखे सेबों में से 36% खराब है। आप देखिए बार बार प्रश्न की लैंग्वेज बदल रही है लेकिन फॉर्मेट नहीं बदलेगा। बस एक बात हमको पता है कि प्रतिशत को तोड़ना कैसे है, प्रतिशत को समझना कैसे है और उसकी तुलना कैसे करनी है। एक टोकरी में रखे सेबों में से 36% खराब है। अब देखते हैं खराब कितने हैं। यदि इसमें अच्छे सेबों की संख्या 144 है तो कुल सेबों की संख्या कितनी है, ये हमसे पूछा है। 36% खराब है तो मैं 36% को तोड़ देता हूं, और 36% को तोड़ूंगा तो 36/100 आ जाएगा, और 36/100 को तोड़ूंगा तो 4 से कटेगा 9 बार और 4 से कटेगा 25 बार। इसका मतलब है 9/25, 9/25 का मतलब है 25 में से 9, यानी कि 25 में से 9 खराब है। यानी कि मैं ये कह दूंगा कि खराब सेबों की जो संख्या है वो 9 है, और ये कितने में से है, 25 में से है। तो 25 में से 9 खराब हुए तो बाकी के बचे 16 सही है।
इसका मतलब जो टोटल थे वो 25 थे। अब एक चीज मैं पहले ही आपको कवर कर चुका हूं, एक चीज मैं पिछली क्लास में क्लियर कर चुका हूं कि कभी भी इस बात का मतलब ये नहीं होता कि वहां पर कुल मिलाकर के 25 सेब थे और उनमें से 9 खराब थे और 16 सही थे। ये अनुपात आता है। अनुपात का मतलब उन सेबों के कुल मिला के 25 हिस्से हैं या किसी संख्या का 25 गुना सेब है और उसी संख्या का 9 गुना खराब है और उसी संख्या का 16 गुना सही है। अब वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है 25 का 2 गुना 50 कुल मिला के सेब है, तो फिर उस स्थिति में 9 का 2 गुना 18 खराब है और 16 का 2 गुना 32 सही है। हो सकता है 25 का 3 गुना यानी कि 75 कुल मिलाकर सेब है, उस स्थिति में 9 का 3 गुना 27 खराब है और उस स्थिति में 16 का 3 गुना सही है। हो सकता है 25 का 4 गुना यानी कि कुल मिलाकर 100 सेब है, उस स्थिति में 9 का 4 गुना यानी कि 36 सही है, सॉरी खराब है, और 16 का 4 गुना यानी कि 64 सही है। खैर प्रश्न में देखते हैं क्या कहा है। अगर अच्छे सेबों की संख्या 144 है, हमारे यहाँ पर अच्छे सेबों की संख्या 16 है और प्रश्न में 144 है, तो आपसे पूछा है कुल सेबों की संख्या कितनी है। कुल सेबों की संख्या 25 है, ये कितना है। तो 25 लापता है, 16 का पता है। जो लापता है वो ऊपर, जिसका पता है वो नीचे, और जिसका पता है उसका मान गुणा कर दो, 144 आपका आंसर आ जाएगा। 16 से काटेंगे आप, 16 नंबर 144 होगा, 25 नंबर 225 आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर है। कितना आसान चीजें हैं आप देखिए, 225 आपको आंसर दिया हुआ है, खत्म हो गया, खत्म हो गया सवाल। तो बड़ी आसानी से आप चीज़ों को समझ पाएंगे, बड़ी आसानी से आप चीज़ों को कर पाएंगे। तसल्ली से सीखते जाइए। आ जाइए। एक विद्यालय में 36% छात्राएं हैं। अभी अभी हम लोगों ने 36% को तोड़ा है। 36% का मतलब है 9/25 और 9/25 का मतलब है 25 में से 2 9, यानी कि जो छात्राएं हैं वो 9 हैं। तो 25 में से 9 छात्राएं हैं तो छात्र कितने हुए? 16। इसका मतलब जो टोटल विद्यार्थी हैं वो कितने थे? 25। 25 जो है वो टोटल विद्यार्थी हैं और इनमें से 9 छात्राएं हैं और बाकी के जो 16 हैं, बाकी के 16 जो होंगे वो होंगे छात्र। इतनी बात हम लोगों ने समझ ली। अब होगा क्या, बात को समझिएगा ध्यान से, कि विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ये आपसे पूछा है। कुल विद्यार्थियों की संख्या मतलब 25 कितना है ये आपसे पूछा है। 864 छात्र है ये आपको दिया है, यानी कि 16 का मान आपको दिया है 864। तो 16 का पता है, 25 का मान आपसे पूछा है। 25 का मान आपसे पूछा है, 25 ऊपर रखो। 16 का मान दिया है, 16 नीचे रखो। 25 का मान पूछा है, लापता है, तो 25 ऊपर और 16 का मान हमको पता है तो ये नीचे। 864 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। 16 से काटोगे, 16 पंजे 80, 86 में से 80 गया, बचा 6, 6 के पीछे 4, 16 चौके 64। 25 को 54 से गुणा करना है, 25 चौके 100 का 0, बचा 10, 25 पंजे 125 और 10 135। 1350 आपका क्या आ जाएगा? आंसर। खत्म हो गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। इस प्रकार के सवाल अगर आपके पास आते हैं तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे और कोई शक नहीं है कि इस प्रकार के सवाल पेपर में बार बार पूछे जाते रहे हैं, बस भाषा बदलती है। आ जाइए, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक टोकरी में रखे आमों में से 20% खराब है। कोरिया का बच्चा भी कह देगा कि 20% का मतलब होता है 20/100, और वही कोरिया का बच्चा इसको काट के कह देगा 1/5, और 1/5 का मतलब होता है 5 में से 1। तो इतना पढ़ाने के बाद तो कोरिया का बच्चा भी कह देगा कि अगर किसी प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक टोकरी में रखे हुए आमों में से 20% खराब है, इसका मतलब गुरुजी 5 में से 1 खराब है। और 5 में से 1 खराब होने का मतलब अगर कुल मिला के 5 थे तो 1 खराब हो गया और बाकी के 4 सही हैं। इसका मतलब मैं कहूं कि अगर टोटल 5 है तो खराब 1 है और सही 4 है। अब बताइए प्रश्न में दिया क्या है। अगर खराब आमों की संख्या 35 है, यहाँ पे खराब 1 है जो कि प्रश्न में 35 है, तो कुल आम कितने हैं? कुल आम कितने पूछे थे? 5। अगर 1 का मान पता है, कुल यानी कि 5 का मान आपसे पूछा है, तो आप कैसे करेंगे? जो आपसे पूछा है 5 वो ऊपर रखो, जो आपको पता है 1 उसे नीचे रखो और गुणा कर लो जितना आपको दिया है 1 का मान 35। 1 का कोई तात्पर्य नहीं है, गुणा करने पर 175 आपके पास आएगा, यही आपका आंसर है और ये आपका आंसर हो जाएगा। खत्म। बताइए आप, कितनी आसान है चीजें।
मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत आसानी से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अब कभी कभी वृद्धि भी आपसे पूछ ली जाती है, वृद्धि करनी है तो वृद्धि भी कर दीजिए, कमी करनी है तो कमी कर दीजिए, जो क्वेश्चन करवाएगा वो सब कर दीजिए, आप बहुत आसानी से चीज़ों को कर लेंगे। मैंने अभी तक सिर्फ इतना सा बताया है कि किसी संख्या के साथ प्रतिशत आता है तो बटा में 100 आता है, और बटा में 100 आए तो उसे काटिए, अर्थ को समझिए और उस अर्थ को प्रश्न में रखिए, फिर प्रश्न की लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज बनाइए। आप देखिए कितनी आसानी से चीज़ें चल रही है, कितनी स्मूथली चल रही है। ना कोई हमने सूत्र रटा है, ना कोई शॉर्ट ट्रिक रटी है, और खामखा रटने के पीछे जाना भी नहीं है। चीज़ों को कम से कम पेचीदा बनाना है, और यही हमारी खास बात है, यही मेरी कक्षा की खास बात रहेगी कि आप देखेंगे कि कितनी आसान से आसान तरीकों से आपको गणित बहुत आसान तरीके से समझ में आएगी, और आपको लगेगा कि आज तक जो आपके साथ हो रहा था वो कितना बड़ा धोखा था, कितना बड़ा स्कैम था, कि कितना भय का वातावरण बना रखा था, कितना मतलब ना जाने क्या क्या जबरदस्ती की चीज़ें दी जा रही थी, जबरदस्ती की चीज़ों को रटवाया जा रहा था, माइंड में हम इतना प्रेशर लेके बैठे थे, जबकि चीज़ें बहुत आसान है, चीज़ें बहुत आसानी से बहुत फ्लुएंटली हो जाती है। और गणित जैसे विषय में तो मुझे लगता नहीं कि इतना टेंशन लेने की ज़रूरत है, दिमाग को इतना वजन देने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी अगर सही दिशा में कार्य करेंगे तो परिणाम सकारात्मक मिलेंगे, और उसी के लिए एक सार्थक प्रयास है। देखिए, किसी संख्या में 37.5% की वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? किसी संख्या में 37.5 की परसेंट की वृद्धि करनी है, तो 37.5 को मैं लिख सकता हूँ 37 सहित 1/2%। लीजिए, फिर 37.5 को मैंने लिख दिया 37 सहित 1/2। आप चाहें तो पॉइंट में भी रख सकते हैं, ऐसा कोई विशेष कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 37.5 को 37.5 ही रहने देते हैं। ये लीजिए, परसेंट है तो बटा में 100। अब पॉइंट हटा करके एक और जीरो आ जाएगा, 25 से काट लीजिए, 25 एकम 25, 12 बचेगा, 12 के पीछे 5, 25 पंजे 125, 25 से काट लीजिए, 25 चौक 100 और ये जीरो, 5 से काटिए, 5 दिया 15 और 5 से काटिए 8, 3/8, और 3/8 का मतलब है 8 में से 3, यानी कि 37.5% का मतलब क्या हुआ? 37.5% का मतलब हुआ 8 में 3 या 8 में से 3। अब प्रश्न क्या बना कि किसी संख्या में 8 में 3 वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, उसे भूल जाइए। आप सिर्फ ये देखिए, किसी संख्या में 8 में 3 की वृद्धि कर देने का मतलब हुआ जो चीज पहले 8 थी वो बाद में क्या हो जाएगी? आपसे कहा जा रहा है किसी संख्या में 8 में 3 की वृद्धि कर देने पर, अब 8 में 3 की वृद्धि कर देने का मतलब होता है जो चीज पहले 8 थी उसमें 3 बढ़ा करके 8 और 3 11 हो गया, बाद में वो चीज 11 हो चुकी है। अब आपसे कहा जा रहा है वृद्धि करने पर 33 प्राप्त होता है, आप कह रहे हो वृद्धि करने पर बाद में 11 प्राप्त होगा, वृद्धि करने के बाद में तो 11 प्राप्त होगा, यानी कि आपने जो 11 प्राप्त किया प्रश्न के अनुसार वो 33 है, तो वह संख्या क्या थी? वह संख्या पहले 8 थी। ये कितना है आपको पता करना है। आप डायरेक्टली देखिए, अगर मैं कह रहा हूं यहां पे 11 के बजाय 33 है, आप सीधे सीधे यहीं कर दीजिए, फॉर्मेट पे भी मत जाइए। कैसे करेंगे? बहुत सीधा है, 11 की जगह जो 33 हो रहा है आप देखिए कितने गुना हो रहा है, 3 गुना। तो मैं अनुपात का मतलब यही आपको बता रहा था कि जब आप परसेंट को अनुपात में बदलते हैं तो 8:11 होने का मतलब ये नहीं है कि वह संख्या पहले 8 थी और बाद में 11 है। इसका मतलब है अगर वह संख्या पहले 8 हिस्से थी तो अब वैसे ही कितने हिस्से हैं? 11। इसका मतलब यह है 8:11 में पहले वो संख्या 8 थी, अब वो संख्या 11 है। ये पहले और बाद का अनुपात है, और अनुपात का मतलब ये हुआ कि पहले वो संख्या किसी संख्या की 8 गुना थी और अब वो संख्या उसी संख्या की 11 गुना है, और आप देख रहे हैं कि वह संख्या 33 है, तो 33 किसका 11 गुना होता है? 3 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वो संख्या 3 का ही कितने गुना थी? 8 गुना। तो आप 3 से गुणा कर दीजिए और 8 दिया कितना आ जाएगा आपके पास? 24, और यही आपका आंसर है। ये लीजिए, खत्म। और अगर कोई विद्यार्थी पहले की तरह जमाना चाहे तब भी जमा सकता है। 11 का मान आपको पता है, 8 का मान आपको पता करना है, तो 8 का मान जो हमें ज्ञात करना है वो ऊपर, 11 का मान जो हमें पता है वो नीचे, गुणा कर दीजिए 33 से। 11 से 33 कटेगा 3 बार, 8 दिया आ जाएगा आपके पास 24, और आपका आंसर आ जाएगा 24। इतना आसान है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, बड़ी आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या में से उस संख्या का 40% घटा देने पर, ये लीजिए पिछली बार बढ़ाया जा रहा था, इस बार घटाया जा रहा है, घटा देंगे। किसी संख्या में उस संख्या का 40% घटा देने पर, आ जाइए, मैं 40% को लिख देता हूं 40/100, और 20 से 40 कटेगा 2 बार,
और 20 से 100 कटेगा 5 बार, और 2/5 का मतलब है 5 में से 2। मतलब उस संख्या में से 40% घटाने का मतलब है 5 में से 2 घटाना। और 5 में से 2 घटाने का मतलब है पहले अगर वह संख्या 5 थी तो अब वह संख्या 2 कम कर देने के बाद में 3 रह गई, खत्म हो गया। पहले अगर वह संख्या, कोई भी संख्या अगर पहले 5 थी तो 2 कम कर देने के बाद कितना हो गया, 3। आखिरकार 5 में से 2 ही कम क्यों किया गया? क्योंकि प्रश्न में 40% कम किया गया, 40% घटाया गया। तो क्या हुआ गुरुजी, अगर 40% घटाया गया तो ये 2 का क्या माजरा है? 2 का माजरा यही तो है कि 40% का मतलब होता है 40/100, और 40/100 काटने के बाद आता है 2/5, और 2/5 का मतलब है 5 में से 2। यानी कि जब प्रश्न में हमसे ये कहा जा रहा है कि किसी संख्या में से उस संख्या का 40% घटा देने पर, तो एग्जामिनर ने अपनी भाषा में 40% कहा, हमने अपनी भाषा में उसका अर्थ निकाला। और हमने उसका अर्थ क्या निकाला कि हमने ये कहा कि 40% बना 40/100, और 40/100 बन गया हमारे पास 2/5, और 2/5 जो हमारे पास बना वो बना 5 में से 2। मतलब एग्जामिनर हमसे कह रहा है कि किसी संख्या में से उस संख्या का 40% घटा देने पर, और हम कह रहे हैं कि किसी संख्या में से उस संख्या के 5 हिस्सों में से 2 हिस्से घटा देने पर। और किसी संख्या में से उस संख्या के 5 हिस्सों में से 2 हिस्से घटाने हैं, 5 हिस्सों में से 2 हिस्से घटाने हैं, तो बचाने कितने हैं, 3 है। इसका मतलब प्रारंभ में जो संख्या 5 हिस्सों वाली थी अब 2 हिस्से घट चुकी है, और अब जब वो 2 हिस्से घट चुकी है तो वो 3 हिस्से बन चुकी है। इसका मतलब जो चीज पहले 5 हिस्सों की थी, जो चीज पहले 5 थी या 5 भाग वाली थी या 5 भागों से मिलकर बनी थी, वो अब 3 रह चुकी है। जैसे मान के चलिए मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, तो 5 में से 2 उंगलियों को अगर मैं अलग करूं तो अब कितनी बची, 3। तो जो चीज़ पहले 5 गुना थी वो अब 3 गुना रह चुकी है। किसी संख्या की 5 गुना पहले थी, किसी संख्या की 3 गुना अब रह चुकी है। इतना आपको समझ में आया, कितना आसानी से चीज़ें समझ में आ रही है। तो हमने कहा कि साहब 30 प्राप्त होता है। हमने तो क्या कहा, एग्जामिनर ने कहा या प्रश्न में आया 30 प्राप्त होता है। अरे भाई हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो संख्या पहले 5 गुना थी, अब वो 3 गुना है, क्योंकि 5 में से 2 कम हुई है। और 5 में से 2 कम हुई है ये हमें कैसे पता लगा, ये हमें 40% से पता लगा। 40% से कैसे पता लगा, क्योंकि 40% का मतलब है 40/100, और 20 से काटा तो 2/5 आया, 2/5 आया तो 5 में से 2 आया, और 5 में से 2 कम किया, इसका मतलब जो चीज़ पहले 5 गुना थी वो 2 कम होकर के 3 गुना बची, 3 गुना बची। और यहां पर कितनी बची, 30। जो 3 बची वो प्रश्न के अनुसार 30 है। 3 अगर 30 है तो 3 किसका, जो 30 है वो किसका 3 गुना है, 10 का। तो अगर ये 10 का 3 गुना 30 है तो ये 10 का 5 गुना पहले कितनी थी, 50 थी। ये आंसर है। अब आप मुझे बताइए कहाँ समस्या है, कहाँ दिक्कत है, कहाँ समस्या आ रही है। बार बार प्रश्नों की भाषा बदलती है, बार बार प्रश्नों की लैंग्वेज बदल रही है, लेकिन फिर भी हम कहीं भी नहीं अटक रहे हैं। कारण कि हमारा बेसिक मजबूत है। गणित पढ़ने का सही तरीका यही होगा। आ जाइए अगले सवाल पर। अभी आप देखते जाइए, मैं इतने सवाल करवा दूंगा कि आपको मजा आ जाएगा, और आप इनको पढ़ करके अगर एग्जामिनेशन में जा रहे हैं तो आपके आत्मविश्वास में इतनी वृद्धि हो जाएगी कि गणित में आने वाले प्रश्नों के लिए आपकी इतनी समझ हो जाएगी कि आप बहुत आसानी से अपना पेपर क्लियर कर पाएंगे। लेकिन आपको कक्षाएं मिस नहीं करनी है, कोशिश करनी है कि कक्षाओं को क्रम से ही देखें। जिस क्रम में ये कक्षाएं आपके लिए लगाई जा रही है उसी क्रम में आप कक्षाओं को देखिए, ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। बीच में से कक्षा ना देखिए, क्योंकि प्रत्येक कक्षा अगली कक्षा के लिए संजीवनी बूटी है। आ जाइए। अंजलि अपनी मासिक आय का 17% बचत करती है। अंजलि अपनी आय का 17% बचत करती है, इसका मतलब क्या हुआ, 17% का मतलब हुआ 17/100, और 17/100 का मतलब है 100 में से 17। तो 17% बचत करने का मतलब है 100 में से 17 की बचत करती है, और 100 में से 17 की बचत करने का मतलब है अगर उसकी आय 100 थी तो जो उसकी बचत है वो 17 है, तो बाकी का उसने खर्च कर दिया होगा। 100 में से 17 खर्च किया तो बचा ये 83। 100 में से 17 बचत की है तो अलग बचा आपके पास 83, वो खर्चा हुआ है। उसकी मासिक आय कितनी है ये पूछा है, आय आपसे पूछी है, जबकि उसका मासिक खर्च दिया है आपको 4,998, और जो कि यहाँ पे 83 है, 4,998 और जीरो, जीरो भी है पीछे, यानी कि 4,900, सॉरी 98 नहीं, 4,980। आई एम रियली सॉरी, टेकिंग माई वर्ड्स बैक।
तो 4,980 आपके पास दिया है। खर्चा हमें दिया है, आय हमसे पूछी है, आय हमारे लिए लापता है, खर्चे का हमें पता है, तो जो लापता है उसे रखो ऊपर, जिसका पता है उसको रखो नीचे, और गुणा कर दो 4,980 को। अब 4,980 में भाग देना है 83 का, डायरेक्टली दीजिए। डायरेक्टली कैसे देंगे, अब मैं इसका भी तरीका बता दूं। आप जीरो को एक बार के लिए इग्नोर कीजिए, आपके पास 498 बचा, यानी कि अब आपको यह देखना है कि 498 में अगर मैं 83 का भाग दूं तो कितना आएगा। आप देखिए इकाई का अंक 3 है और इकाई का अंक 8 है, आप केवल 3 के पहाड़े में 8 कब आता है ये सोचिए। इकाई का अंक पीछे 3 के पहाड़े में 8 कब आता है, 3 छिंग 18, 18 में 8 आता है, और कितनी बारी में आया, 6 बारी में। तो एक अंदाजा लगा रहे हैं हम लोग कि 83 से अगर कटना होगा तो ये कितनी बार कट जाएगा, यहां पर 6 बार। आप गुणा करके देख लीजिए 83 को 6 से, 6 18 का 8 बचा 1, 6 48 और 1 49, यह आया 498, यानी कि कट गया कितनी बार, 6 बार। और चूंकि पीछे जीरो था तो ये जीरो आ गया, यानी कि ये कट गया आपके पास 6 और 0 60 बार, और 60 को जब आपने 100 से गुणा किया तो आपके पास आया कितना, 6,000 रुपये, और यही आपका आंसर है। 6,000 रुपये आपका आंसर आया। इतना आपने कर लिया और बड़ी आसानी से आपका आंसर आ गया 6,000 रुपये। आप विश्वास मानिए कि स्टेट लेवल पर जितनी भी परीक्षाएं हुई है, राजस्थान लेवल पर जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, उनमें अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए ये प्रश्न हैं, और इन्हीं में से कई प्रश्न आपके आगे आने वाली परीक्षाओं में रिपीट होंगे। आप किसी भी एग्जामिनेशन को दीजिए, आप आगे जाकर के कोई भी परीक्षा दीजिए, आपको ये प्रश्न सीधे सीधे मिलेंगे, या इन्हीं में हल्का फुल्का परिवर्तन होकर के चीजें आपको मिल जाएगी। आगे देखिए, तो ये था अपना अभी तक का टाइप नंबर 1। तो ये था आपका टाइप नंबर 1। देखिए, अब चलते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे। ये कॉन्सेप्ट हुआ हमारा। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट आपको और पढ़ा देते हैं। लीजिए, अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2, और टाइप नंबर 2 में आपको 3 प्रकार के अलग अलग प्रश्नों के उत्तर निकालने आने चाहिए। 3 अलग अलग प्रकार के। आखिर वो कौन से 3 प्रकार के प्रश्न हैं, तो पहला, कोई किसी से कितने प्रतिशत कम है। एक तो आपको ये आना चाहिए, पहला तो ये आपको पता हो। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कोई किसी से कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपको आना चाहिए। और एक और आपको आना चाहिए कि आखिरकार कोई किसी का कितना प्रतिशत है, ये भी आपको आना चाहिए। ये 3 फॉर्मेट मैंने आपके सामने लिखे और तीनों आपको आने चाहिए। तीनों को मैं उदाहरण से समझाता हूँ, फिर प्रश्नों में अप्लाई करेंगे। देखिए, आपके सामने मैं 2 संख्याएं लिख देता हूँ। एक संख्या है 28 और एक है 35। अब इन दोनों संख्याओं को देख करके आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। 28 और 35 को अंदाजा लगा करके आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि 28 छोटा है 35 बड़ा है। अगर आपसे मेरा सवाल ये हो, 28 35 से कितना कम है, तो आप आसानी से 35 में से 28 को घटा देंगे और आपका उत्तर होगा 7। लेकिन मेरा सवाल है कि 28 35 से कितने प्रतिशत कम है। अब अगर इस स्थिति में भी अगर आप लोग ये कहते हैं कि 28 जो है वो 35 से 7 कम है, इसका मतलब 7% कम है, तो आपको लगता है कि आप सही हैं। यहां पर आप गलत हैं।
28 35 से 7 कम है, ये तो बात सही है, लेकिन 28 35 से 7% कम है, ये बात सरासर गलत है। इसी का रिवर्स सवाल अगर मैं कहूं आपसे, अगर आपके सामने सवाल हो 35 28 से कितना अधिक है, तो आप यहां पर भी 35 में से 28 घटा देंगे और आपके पास आ जाएगा 7। लेकिन अगर यही प्रश्न बन जाए 35 28 से कितना प्रतिशत अधिक है, तब आपका जवाब क्या होगा? क्या तब भी आपका जवाब यही रहेगा कि चूंकि 35 28 से 7 अधिक है, इसका मतलब है कि 35 28 से 7% अधिक है? तो कहीं ना कहीं अब आप भी डाउट में होंगे कि 28 35 से 7 कम है, ये तो हम श्योर हैं, लेकिन 28 35 से 7% कम है, ये बात सही नहीं लग रही। इस बात में कहीं ना कहीं तर्क नहीं है। या 35 28 से 7 ज़्यादा है, ये बात तो सही है, लेकिन 35 28 से 7% ज़्यादा है, ये बात तर्कसंगत नहीं है, ये बात गलत है। अब आखिरकार 28 35 से कम है, इसको अभी हम देखेंगे, पहले हम इन दोनों चीज़ों पे काम कर लें। 28 35 से 7 कम है या कोई भी संख्या किसी संख्या से कम है, ये तो हम आसानी से घटा करके निकाल लेते हैं, लेकिन कोई संख्या किसी संख्या से कम है, जितनी कम है वो तो दिखाई दे रही है, लेकिन वो जितनी कम है, आखिरकार ये जितनी कम है वो कितने प्रतिशत कम के बराबर है, ये कैसे निकालें, इस बात को समझिए। और ये बात बार बार आपके प्रश्न में काम आएगी, बार बार आपको प्रश्न में उलझाएगी, तो इस बेसिक को भी समझ लीजिए। तो ये आपका एक और कॉन्सेप्ट आप तैयार होने वाला है, बहुत ध्यान से समझिएगा क्या चीजें चलने वाली है। तो देखिए 28 35 से कितने प्रतिशत कम है, आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप ये देखिए 28 35 से नॉर्मली कितना कम है। आप देखेंगे 28 35 से नॉर्मली कितना कम है, 7। आप लिख दीजिए 7 बटा। अब आप अपने आप से पूछिए, दो स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूं, उन दोनों स्टेटमेंट से में से आप सोचिएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। आपने कहा 28 35 से 7 कम है, जितना कम है वो लिख दिया। ऐसे ही कल को जब हमारे पास होगा कि 35 28 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो हम कहेंगे 35 28 से 7 अधिक है, ये तो हम कह देंगे। अधिक कितना है, 7 अधिक है, लेकिन कितना प्रतिशत है उस पर अब चर्चा करते हैं। ऐसे ही यहां पर 28 35 से 7 कम है, ये तो पता है, अब कितना प्रतिशत कम है अब निकालते हैं। आपको दो लाइनें मैं बोलता हूं, दोनों लाइन्स पे गौर करिएगा, दोनों कथनों पे गौर कीजिएगा और दोनों कथनों में से कौन सा सही है उस पर गौर करिए। अगर आपसे कहा जाए 28 35 से 7 कम है, एक तो ये कथन है। एक आपसे कहा जाए 35 28 से 7 कम है, तो आप कहेंगे सर सेकंड वाला गलत है, पहला वाला सही है। तो उस पहले वाले पे गौर करिए, बार बार गौर करिए। 28 35 से 7 कम है, यहां पर ये जो 7 है ये किसको दर्शा रहा है, कम को। 7 कम है। अब जो ये 7 कम है ये किससे है, 28 कम है, किससे, 35 से। 35 से 7 कम है, मतलब 35 में से 7 कम है कौन, 28, ये बात सही है। तो ये जो 7 कम है यहां पर कम को दर्शा रहा है, ये 7 तो है, लेकिन ये 7 किसके लिए है, किसको रेफरेंस, किसका रेफरेंस है, ये कम होने का। और जो 7 कम होने की बात है वो 35 में से 7 कम होने की बात है। 35 में से 7 कम है कौन, 28। तो जो ये 7 कम है ये किस में से है, 35 में से, इसलिए आप कहोगे 35 में से 7 कम। जबकि जब आप यहां देखेंगे तो ध्यान से समझिएगा यहां पर क्या होगा। अब आप यहां पर कह रहे हो कि 7 अधिक है, 7 अधिक है, तो 7 अधिक है वाला स्टेटमेंट क्या बन रहा है, 28 35 से 7 अधिक है ये बनेगा, या 35 28 से 7 अधिक है, 28 में 7 अधिक है। अब आप कहेंगे सर इस बार स्टेटमेंट जो बन रहा है वो बन रहा है 35 जो है वो 28 से 7 अधिक है। तो ये जो 7 अधिक है, अगर आपने यहां 35 लिख दिया तो इस बात का मतलब आपने ये कहा 35 में 7 अधिक है, और 35 में 7 अधिक नहीं है, 28 में 7 अधिक है कौन, 35। 28 में जब 7 अधिक करोगे तब 35 आएगा। तो इस बार ये जो 7 है वो कम होने को नहीं, वो ज्यादा होने को दर्शा रहा है, अधिक होने को। और 7 जो अधिक है वो किस में होगा, 28 में। 28 में 7 अधिक होगा, तब जाके कौन आएगा, 35। जबकि यहां क्या था, यहां था कि 35 में से 7 कम है कौन, 28।
इतना आप समझ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। बस यही कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है यहाँ पर कि जितना कम है या जितना ज़्यादा है वो लिखिए। अगर आपसे पूछा गया है कि कोई किसी से कितना प्रतिशत कम है तो पहले वो लिखिए। अगर आपसे पूछा गया है कोई किसी से कितना प्रतिशत ज़्यादा है तो वो लिखिए। कम पूछा गया है तो जितना कम है वो लिखिए, ज़्यादा पूछा गया है तो जितना ज़्यादा है वो लिखिए, और फिर जितना कम है वो किस में से है इसको शो कीजिए, या जितना ज़्यादा है वो किस में होगा ये लिखिए। और अब आइए प्रतिशत में बदलने पर। मैं आपको टॉपिक की शुरुआत में लेके जाना चाहता हूं। जब आपके टॉपिक की शुरुआत थी तब आपको बताया गया कि किसी भी संख्या के साथ अगर प्रतिशत है तो बटा में 100 है। यह आपको बताया गया, किसी भी संख्या के साथ अगर प्रतिशत है तो उस संख्या के बटा में 100 है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि उस संख्या के साथ प्रतिशत होने पर बटा 100 है, तो प्रतिशत होने पर बटा में 100 है। बटा में 100 का मतलब होता है 100 का भाग लगना। मतलब किसी संख्या के साथ अगर प्रतिशत है तो उसके बटा में 100 है, इसका मतलब उस संख्या में भाग लग रहा है किसका? 100 का। लेकिन अब यहां पर उल्टा हो रहा है। उल्टा होने का मतलब अब यहां पर प्रतिशत है नहीं। आपको प्रश्न में प्रतिशत दिया जाए 20%, 25%, 10%, तब तो आप बटा में 100 लगा रहे हैं, यानी कि उस संख्या में 100 का भाग जा रहा है। लेकिन अब प्रश्न में प्रतिशत नहीं दिया जा रहा है, आप प्रश्न को प्रतिशत में कन्वर्ट कर रहे हैं, आप दिए गए परिणाम को प्रतिशत में बदल रहे हैं। ये प्रक्रिया रिवर्स हो गई, उल्टी हो गई। इसका मतलब इस बार 100 का भाग नहीं जाएगा, 100 से गुणा होगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम किसी परिणाम को प्रतिशत में बदलते हैं तो प्रतिशत में बदलते समय हम दिए गए परिणाम को गुणा कर देते हैं 100 से। तो अब हम जब इसे प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणा कर देंगे किससे? 100 से। इसे गुणा कर देंगे 100 से। समझ के चलिएगा, कैलकुलेशन बड़ी आसान है, वो होती जाएगी। उदाहरण के लिए मान के चलिएगा, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा और ध्यान से समझिएगा। मैंने आपके सामने लिखा 15 25 से कितने प्रतिशत कम है? समझिए। तो आप क्या देखेंगे? फिर से समझिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये क्लासेस आपको समझाने के लिए ही है। बाद में सवाल तो आप खुद ही बहुत कर लेंगे। आपसे कहा गया 15-25 से कितने प्रतिशत कम है। अब आपका दिमाग क्या काम करेगा? 15% से कितने प्रतिशत कम है ये बताने के लिए सबसे पहले बताओ 15% से कितना कम है। तो आप कहेंगे 15% से 10 कम है। 15-25 से 10 कम है, बटा ये जो 10 है ये किसको दर्शा रहा है? आज 10 कम होने को दर्शा रहा है या ज़्यादा होने को? तो आप कहेंगे सर ये 10 कम है, 15-25 से 10 कम है। तो ये जो 10 कम है ये किस में से है? 25 में से 10 कम है 15, ये है, या 15 में से 10 कम है 25? तो 15 में से 10 कम है 25, ये बात गलत है। 25 में से 10 कम है कौन? 15, ये बात सही है। तो ये जो 10 कम है ये कितने में से है? 25 में से है। 25 में से 10 कम है, तो ये 10 कम है किस में से? 25 में से। 10 कम है कौन? 15, ये बात सही है। तो इस बार जो 10 कम है वो किस में से है? 25 में से। 25 में से 10 कम है कौन? 15, ये बात समझ में आती है। और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100। अगर आप यहाँ पर 25 की जगह 15 लिख देते तो आपका उत्तर गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि फिर आपका कहने का मतलब क्या हो जाता कि 15 में से 10 कम है। तो 15 में से 10 कम है कौन? 25। तो 15 में से 10 कम है, सवाल में दिया गया 25, क्या ये बात सही है? नहीं। 15 में से 10 कम करने पर तो 5 आता है। तो 15 में से 10 कम है तो फिर तो 5 आ जाएगा। 15 में से 10 कम है 5, 5 आ जाएगा। क्या प्रश्न में कहीं 5 है? नहीं। तो बिल्कुल ध्यान से अगर आप चीज़ों को समझते हैं तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको दिखाई देगा, जैसे मान के चलेगा आपसे कहा गया कि 280 400 से कितने प्रतिशत कम है? 280 400 से कितने प्रतिशत कम है ये देखिए। अब आप देखेंगे कि 280 400 से कितना कम है, पहले ये देख लेते हैं कितना कम है। 120 बटा ये 120 दर्शा रहा है कम होने को। 120 कम है। 120 कम कौन है? 280। किससे है? ये जो 120 कम है ये किस में से है? 400 में से 120 कम है 280, यही बात होगी।
या फिर 280 में से 120 कम है 400, ये बात होगी। तो आप कहेंगे सर 400 में से 120 कम है 280, तो ये जो 120 कम है ये किस में से है? 400 में से। 400 में से 120 कम है 280, तो ये जो 120 कम है ये 400 में से है। 400 में से है तो आप बटा में लिखेंगे 400 में से। 400 में से 120, और परसेंट में बदलना है तो गुणा किससे कर देंगे आप? 100 से। वहीं अगर आपके पास हो कि मान के चलिएगा आपके पास हो 144 80 से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो फिर आपकी बात क्या होगी कि 144 80 से 64 ज्यादा है, ये तो दिख रहा है। 64 अधिक है, 64 ज्यादा है, तो ये जो 64 ज्यादा है ये किससे है? किस में है? 80 में 64 ज्यादा है कौन? 144, यही बात होगी। या फिर 144 में 64 ज्यादा है 80, 144 में 64 ज्यादा होने पर 80 आएगा? नहीं, 80 में 64 ज्यादा होने पर 144 आएगा। हाँ, तो 64 जो ज्यादा हो रहा है वो किस में हो रहा है? 80 में। 80 में 64 ज्यादा हो रहा है तब 144 आ रहा है, तो जो 64 ज्यादा हो रहा है वो 80 में हो रहा है, तो ये जो 64 है इस बार ज्यादा को दर्शा रहा है, और जो 64 ज्यादा होगा वो 80 में होगा, तो बटा में आया 80 और परसेंट में आया गुणा 100। अब इसको और सीधा बना देते हैं, तो सीधी सी बात इतनी है, ध्यान रखिएगा कि जब भी बात कम की आएगी, जब भी बात कम की आएगी, ध्यान रखिएगा वो हमेशा ज्यादा से होगा, ज्यादा वाली वैल्यू से, ज्यादा वाली वैल्यू से। और जब भी बात ज्यादा की आएगी, अधिक की आएगी, वो हमेशा कम वाली वैल्यू से होगा। वही सीधी सी बात है। मैं मेरे घर में छोटा हूं, छोटा किससे हूं? किसी बड़े से। और अगर मैं मेरे घर में बड़ा हूं तो बड़ा किससे हूं? किसी छोटे से। तो जब भी मेरे छोटे होने की बात की जाएगी तो वो तुलना किससे की जाएगी? बड़े से। तो मैं छोटा हूं बड़ों से, और मैं बड़ा हूं किससे? छोटों से। तो जब भी बात की जाए कम है, तो जितना कम है, तो जो भी कम है जितना कम है वो लिखो, जितना कम है वो लिखा, और जो कम होगा वो हमेशा ज्यादा वाले से होगा। तो दोनों में से ज्यादा वाला कौन है? 35। दोनों में से ज्यादा वाला कौन है? 25। दोनों में से ज्यादा वाला कौन है? 400। और जब बात अधिक की हो कि भैया ये अधिक है, तो अधिक किससे है? कम वाले से। तो जब भी अधिक की बात हो, कितने प्रतिशत अधिक है, तो उसकी तुलना कम वाले से होगी। तो दोनों में से कम वाला कौन है? 28 लिखा। दोनों में से कम वाला कौन है? 80 लिखा। अब क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, बड़ी आसानी से आंसर आ जाएंगे। आप देखिए 7 से काटेंगे 35 को 5 बार, और आपको शुरुआत में बताया गया है 5 से 100 कटता है 20 बार, तो 20% आपका आंसर है। 25 से 100 कटता है 4 बार, और 10 चौक आ जाएगा 40%। खत्म हो गया। आप देखेंगे 00 से 00 कट जाएगा, और 4 से 120 कटेगा 30 बार, 30%। आ जाइए, आपको बताया गया है 4 से कटा 28, 7 से कटा 28 4 बार, 7 चौक 28, और 4 से 100 कटेगा 25 बार, 25%। आप देखेंगे 20 से कटा 4 बार, 20 से कटा 5 बार, 4 से कटेगा 16 बार, और 16 पंजे 80%। तो बड़ा आसानी से आपने क्वेश्चन कर लिया, बड़ी आसानी से आपको क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप देखिए एक सवाल आया परीक्षा में, एक सेकेंड, और ये सवाल बड़ा मजेदार था। ये देखिए, ये सवाल आपके सामने आया, और ये सवाल क्या है, ध्यान से देखिए। संख्या 60 संख्या 80 से कितने प्रतिशत कम है? संख्या 60 संख्या 80 से कितने प्रतिशत कम है, ये कैसे आएगा? संख्या 60 संख्या 80 से 20 कम है, लिखा, बटा ये 20 कम है को दर्शा रहा है, 20 कम है। तो जो 20 कम है ये किससे है? 60 80 से कम है, या 80 60 से कम है? आप कहेंगे 60 80 से कम है, या 80 में से 20 कम है 60। तो ये जो 20 कम है ये कितने में से है? 80 में से। 80 में से 20 कम है कौन? 60। तो 80 में से 20 कम हुआ, गुणा कर दीजिए 100 से। 20 से 80 कटा 4 बार, और 4 से 100 कट जाता है कितनी बार? 25 बार। कितना परसेंट आ गया? 25%। खत्म हो गया था, ये परीक्षा में आया हुआ सवाल है,
और 25% आपका आंसर है। खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। बड़ी आसानी से आपने क्वेश्चन कर लिया। आ जाइए, अब एक और जो मैंने आपको बोला सी वाला कंसेप्ट, इसको भी समझ लीजिए। ये कंसेप्ट क्या है, देखिए, कोई किसी का कितना प्रतिशत है, कहने का मतलब अब ना कम ना ज्यादा, डायरेक्टली आपको बताना है कोई किसी का कितना प्रतिशत है। यानी कि कम ज्यादा नहीं, वो संख्या डायरेक्टली उसकी कितनी प्रतिशत होगी किसी अन्य संख्या की, ये बताना है। जैसे मैंने दो संख्या ली थी 28 और 35, तो मैं उसी से क्वेश्चन बना देता हूँ। पहला क्वेश्चन, 28 35 का कितना प्रतिशत है। और एक और सवाल बना, 35 28 का कितना प्रतिशत है, ये बना। ये दो संख्या, दो सवाल बने आपके, समझ के चलिएगा। आपसे कहा गया कि 28 35 का कितने प्रतिशत है। सवाल में सबसे पहले ये देखिए कि जब अभी अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे कि कोई किसी से कितना प्रतिशत कम है या कोई किसी से कितना प्रतिशत ज्यादा है, आप लोग कैसे कर रहे थे। आपके सवाल करने का तरीका क्या था, आपके सवाल करने का तरीका था कि जितना कम है वो लिखेंगे या जितना ज्यादा है वो लिखेंगे, फिर जिससे कम है वो लिखेंगे या जिससे ज्यादा है वो लिखेंगे, यही है। अब आपसे कहा जा रहा है 28 35 का कितना प्रतिशत है, तो वहां पर जो हमसे पूछा जा रहा था उसको हम ऊपर लिख रहे थे। भाई अगर हमसे पूछा जा रहा है कितना प्रतिशत कम है, तो जितना कम है उसे हमने ऊपर लिखा। अगर हमसे पूछा जा रहा है कितना ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है वो लिखा। यानी कि जिसके बारे में पूछा जाए वो ऊपर है, जितना कम जितना ज्यादा वो ऊपर है, और जिसकी तुलना में है वो नीचे है, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 है, वही यहाँ पे करो। इस बार आपसे कम ज्यादा ना पूछ के पूछा जा रहा है 28 35 का कितना प्रतिशत है। ये जो लिखा हुआ है कितना प्रतिशत है, इस पर गौर कीजिए और सोचिए कि ये जो पूछा है आपसे कितना प्रतिशत है, ये किसके लिए पूछा है। 28 कितना प्रतिशत है ये पूछा है, या 35 कितना प्रतिशत है ये पूछा है। तो आपसे पूछा जा रहा है 28 कितना प्रतिशत है, किसका, 35 का। तो यहां पे हमें बताना है 28 कितना प्रतिशत है। अगर पूरे स्टेटमेंट को ध्यान से सुनेंगे तो जिसके बारे में पूछा जाए उसे ऊपर लिखो, और जिससे या जिसकी तुलना में पूछा है उसे नीचे लिखो। किसकी तुलना में, 35 की तुलना में, तो 35 को नीचे लिखो, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 कर दो। वहीं उल्टा है, यहां यहां आपसे कहा 35 28 का कितना प्रतिशत है, मतलब 35 कितना प्रतिशत है ये आपसे पूछा है, किसका, 28 का। तो 35 के बारे में पूछा, 35 ऊपर आएगा 28 नीचे आएगा, और गुणा कर दीजिए 100 से। या सीधे सीधे प्रश्न में ध्यान रखिएगा कि जिसके पीछे का लगा है, जिसके पीछे का लगा है उसकी तुलना में पूछा जाता है, उसके बारे में नहीं पूछा जाता। तो जिसके पीछे का लगा है उसकी तुलना में पूछा गया है, ना कि उसके बारे में पूछा गया है। तो जिसके पीछे का लगा है वो नीचे, और बाकी बची संख्या ऊपर, और गुणा कर दीजिए 100 से, क्योंकि प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा होता है 100। आ जाइए, 7 से काटेंगे 4 बार, 7 से काटेंगे 5 बार, 5 से 100 काट दीजिए 20 बार, और 20 चौक आ जाएगा 80%, और यही आपका आंसर है। 7 से काटेंगे 5 बार, 7 से काटेंगे 4 बार, और 4 से 100 काट दीजिए 25 बार, 25 पंजे आ जाएगा 125%, और यही आपका आंसर है। लीजिए, खत्म। इतनी जल्दी आंसर आ गया, कहाँ दिक्कत आई बताइए आप। कोई समस्या नहीं है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक की क्लास में किसी प्रकार की कोई समस्या आई होगी। अब हम लोग देखते हैं, ये तो हमने सीखा है, अब हम लोग देखते हैं हमसे प्रश्न किस प्रकार के पूछे गए। तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न, 80 का कितना प्रतिशत 80 है। 80 का, जिसके पीछे का है उसे नीचे रखिए। कितना प्रतिशत 80 है, जिसके बारे में पूछा गया है उसको रखिए। कितना प्रतिशत 80 है ये पूछा है, तो 80 ऊपर गुणा 100। वैसे 80 में से 80 है तो पूरे में से पूरा है, 100% है, देखते ही पता लग रहा है, फिर भी सोल्व करने के तरीके से कर लेते हैं। तो 80 से 80 कट गया, 100% आपका आंसर आ गया, और ये आपका आंसर है। खत्म हो गया आंसर। आ जाइए, कहाँ दिक्कत आ रही है बताइए। और देखिए, ये लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है, 64 का कितने प्रतिशत 8 है। तो 64 का, जिसके पीछे का है उसे नीचे रखिए, जो बचा है उसे ऊपर रखिए, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 कर दीजिए। 8 से 64 कटा 8 बार, 8 बटू 64। 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 25 बार, और 25 में 2 का भाग देने का मतलब है 12.5%। खत्म हो गया आंसर। कहाँ दिक्कत आई बताइए। कई बार एग्जामिनर हो सकता है आपके साथ गेम खेलने की कोशिश करे,
और गेम खेलने की कोशिश करेगा तो करेगा क्या। आ जाइए, ये रहा। 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा? 90 का, 90 के पीछे का है 90 नीचे, 240 के बारे में पूछा है, 240 ऊपर और गुणा 100। अब कई बार कई विद्यार्थी ऐसा दिमाग लगाते हैं जो इलॉजिकल है कि बड़ी संख्या नीचे आती है, छोटी संख्या ऊपर आती है, तो 90 को नीचे रख देते हैं, 240 को ऊपर रख देते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप सीधे सीधे ध्यान रखिए कि जिसके पीछे का है वो नीचे और बाकी बची संख्या ऊपर, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100। आ जाइए, 0 से 0 कटा, 3 से 3 बार और 3 से काटा 8 बार। अब 3 से ना 8 करता है, 3 से ना 100 करता है। ऑप्शन पर गौर करें तो मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न है तो 8 इंटू 100 हो जाएगा 800 बटा 3%, 800 बटा 3%। मिश्र भिन्न, सरल भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं? बड़ा आसान है। 800 बटा 3 का मतलब है 800 में आप भाग लगाएंगे 3 का, 3 दूनी 6, बचा 2 और 0, 3 चिंग 18, 20 में से 18 गया बचा 2 और फिर उतर के आया 0, 3 चिंग 18, 20 में से 18 गया बचा 2। उल्टा v बना दीजिए, उल्टा v बनाएंगे तो कितना आएगा? 266, फिर कौन आया? 2, फिर आया 3। मैंने क्या बोला? भाग दीजिए, उल्टा v बनाइए। v बनाते हो ना आप, v बनाते हो, उल्टा बनाइए आप, उल्टी दिशा में बनाइए इस तरीके से। तो 266, फिर आया 2, फिर आया 3, मतलब 266 सहित 2/3, 266 सहित 2/3%, ये आंसर है। ये रहा आंसर। कहाँ दिक्कत है बताइए, कहाँ समस्या है? कहीं नहीं आ सकती समस्या। समस्या आ कैसे जाएगी? इस प्रकार के कितने ही क्वेश्चन होंगे, आप आराम से कर लेंगे। ये आ जाइए आप, ये क्या लिखा हुआ है? 630 रुपये का कितने प्रतिशत 7 रुपये है? 630 रुपये का, तो 630 रुपये के पीछे का है तो 630 नीचे, 7 ऊपर, परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100, 0 से 0, 7 से काटा 9 बार, 7 9 में 63 ऊपर 1, तो बचा कितना? 10 एकम 10/9%। और 10/9% का मतलब क्या है? 10 में 9 का भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा 9 एकम 9, एक बचेगा, तो 1/9%। आप जब करेंगे ना तो आपके पास एक सहित 1/9% आएगा। यही आंसर है। खत्म हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ दिक्कत आएगी। कहीं पे दिक्कत नहीं आ सकती अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। आ जाइए, ये देखिए, 75 मिलीलीटर, 75 मिलीलीटर जो है वो 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है? 1.75 लीटर को मिलीलीटर में बदल दीजिए, 1.75 गुणा 1000। क्यों? क्योंकि 1000, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। आप पॉइंट हटाएंगे, बटा में 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे आप, 175 को 10 से करेंगे, 1750 मिलीलीटर आएगा आपके पास। अब आपका सवाल क्या बन जाता है? 75 मिलीलीटर 1750 मिलीलीटर का कितने प्रतिशत है? तो 1.75 लीटर के पीछे का था, यानी कि 1750 मिलीलीटर नीचे आएगा जिसके पीछे का है, और 75 ऊपर आएगा, और परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100 आएगा। 0 से काट देंगे 0, 25 से काटिए 3 बार, 25 से काटिए 7 बार, 3 इंटू 10 आ जाएगा 30, और बटा में 7, 30/7% आएगा। आप इसको सोल्व कर लीजिए, 4 सहित 2/7 आएगा आपका। खत्म हो गया। ऐसे कितने ही सवाल आप लोग कर लीजिए, बहुत आसानी से आप चीज़ों को कर पाएंगे। आप देखेंगे कि कितनी आसानी से आ जाएंगे। ये पढ़िए आप लैंग्वेज वाला सवाल, ये पढ़ लीजिए लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। क्या आ रहा है आपके पास? एक परीक्षा में 250 विद्यार्थियों में से 40 विद्यार्थी असफल रहे। 250 में से 40 विद्यार्थी असफल रहे तो पास होने वालों का प्रतिशत ज्ञात करो। 250 में से 40 असफल है तो बाकी 210 क्या है? सफल है। तो पास होने वाले 210 हैं, तो ऊपर इन्हीं का प्रतिशत बताना है पास होने वालों का, तो जिसका प्रतिशत बताना है वो ऊपर। ये 210 जो पास हुए ये कितने में से थे? 40 में से या 250 में से? आप कहेंगे सर 250 में से। प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 कर दीजिए। कहाँ दिक्कत है? 0 से 0 कट गया, 25 से 100 कटेगा 4 बार, और 21 इंटू 4 हो जाएगा 84%। ये खत्म हुआ सवाल। ये सब परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, सारे के सारे। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो परीक्षा में नहीं आया हो। आ जाइए, ऐसे कितने ही आ जाएंगे जो आपके सामने क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए, अभी सब क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको, आप चिंता मत कीजिए। एक ये प्रश्न जिसमें आपको उलझाने की पूरी पूरी कोशिश की, लेकिन आप उलझेंगे नहीं। क्यों नहीं उलझेंगे? बड़ा आसानी से आ जाएगा, समझिए। 50 का कितने प्रतिशत 2 सहित 1/4 प्लस 1/4 है? बड़ा आसान है। जो संख्या आपको उलझा के दिए उसे सुलझाइए।
2 सहित 1/4 का मतलब है 2 प्लस आधे का आधा। भाई 1/2 का मतलब होता है आधा और 1/4 का मतलब होता है आधे का आधा, और बचे हुए 1/4 का मतलब भी है आधे का आधा। तो आप देखेंगे कि आधे का आधा और आधे का आधा मिलकर के हो जाएगा आधा। तो आपके पास हुआ 2 और आधा, 2 और आधे का मतलब है 2.5 यानी कि 2.5। ये तो हुई सीधी सी बात, 2.5। तो ये हो गया 2.5। या तो आप सीधे सीधे करिए, नहीं तो आप इसको मिश्र भिन्न में बदल दीजिए। 4 दूनी 8 और 1 9/4 प्लस 1/4। 4 और 4 का एलसीएम 4 है, ये 9 आया, प्लस आया 1, क्योंकि 4 का भाग देंगे तो कुछ नहीं, 9 और 1 10/4। 2 से काटेंगे 5/2, और 5/2 का मतलब है 2.5। तब भी आप 2.5 पर ही पहुंचेंगे। तो उलझी हुई चीज को हमने सुलझाया। अब हमारा प्रश्न शुरू होता है। हमारा प्रश्न क्या था उसको पढ़िए। हमारा प्रश्न ये है कि 50 का कितने प्रतिशत, तो 50 का, तो 50 नीचे, ऊपर कितने प्रतिशत फलानी संख्या है, फलानी संख्या का मान कितना है 2.5, प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100। 50 से 100 कटा 2 बार, और 2.5 को अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 5%, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। मिला लीजिए आंसर। कहीं अटकने नहीं देंगे, चिंता मत करिए, कहीं भी नहीं अटकने देंगे। आप बस हिम्मत करिए, आप बस मेहनत करिए, इस बार सफलता पानी है। 2025 के अंदर सरकारी नौकरी का कोई भी फॉर्म आएगा, जो भी वैकेंसी आएगी, हम जहां बैठेंगे वहां झंडे गाड़ देंगे, और हमें झंडे गाड़ना है, हमें सफलता लेनी है। बहुत हुआ, अब हमारे हिस्से की सफलता हमको चाहिए, और उसके लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, हम किसी भी हद तक मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बस जिस प्रकार से बताया जा रहा है उस प्रकार से आप पढ़ते जाइए, कोई आपको रोक नहीं सकता, हम आपके साथ खड़े हैं। अब लैंग्वेज वाले जब सवाल आएंगे वो कैसे उलझाएंगे, चलिए थोड़ी सी देर में ये क्लास हम लोग समाप्त करेंगे, लेकिन अब लैंग्वेज वाले सवाल भी समझ लीजिए ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, और आगे आने वाली क्लासेस में आपका जो बेसिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो, तो आपको चीज़ें आसान लगे। आ जाइए। एक व्यक्ति के वेतन में मूल वेतन की 20% वृद्धि कर दी गई। इस बात का क्या मतलब हुआ? अब जो शुरुआत का पहला टाइप था और दूसरा टाइप था, दोनों मिक्स होकर के क्वेश्चन आ रहा है, उसको ध्यान से समझिए। एक व्यक्ति के वेतन में मूल वेतन की 20% वृद्धि कर दी गई। इसका मतलब क्या हुआ? बच्चा बच्चा जानता है अब 20% का मतलब सर 20/100 बनता है, और 20/100 का मतलब कट के 1/5 बनता है, और 1/5 का मतलब है 5 में से 1 बनता है। तो जब हमसे ये कहा जाता है कि एक व्यक्ति के वेतन में मूल वेतन की 20% की वृद्धि की गई, इसका मतलब है एक व्यक्ति के वेतन में 5 में 1 की वृद्धि की गई, और 5 में 1 की वृद्धि करने का मतलब है जो वेतन पहले 5 था वह वेतन बाद में 1 की वृद्धि करने के बाद में 6 हो गया। खत्म हुआ मान। अब आगे पढ़ते हैं, पूछा क्या है। लेकिन वेतन वृद्धि के बाद भी उसे वेतन की उतनी ही राशि प्राप्त होती है। वेतन वृद्धि के बाद भी उसे वेतन की उतनी ही राशि प्राप्त होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि 20% की वृद्धि की गई थी, इसका मतलब 5 में 1 की वृद्धि की गई थी, और 5 में 1 की वृद्धि कर देने का मतलब था जो वेतन पहले 5 था उसमें 1 की वृद्धि कर देने के बाद वो 5 और 1 6 कर दिया गया। लेकिन फिर भी वेतन वृद्धि के बावजूद भी उसे उतना ही वेतन प्राप्त होता है। इसका मतलब मिलना चाहिए था 6 वृद्धि के बाद, और उसे वृद्धि के बावजूद मिल रहा है 5, उतना ही मतलब पहले जितना। अब इस बात का मतलब हुआ कि मिलना चाहिए था 6, मिल रहा है 5। उसे अपने वेतन की कितने प्रतिशत राशि प्राप्त नहीं हुई, उसे अपने वेतन की कितने प्रतिशत राशि प्राप्त नहीं हुई, मतलब प्रतिशत में आपको बताना है जो राशि प्राप्त नहीं हुई। जो राशि प्राप्त नहीं हुई आपको प्रतिशत में बताना है, मतलब आपका जवाब प्रतिशत में होना चाहिए। और आपके दिमाग में फटाफट से ये बात आनी चाहिए कि अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा की है कि जब प्रश्न हमें प्रतिशत देता है तो हम बटा में 100 लगा लेते हैं। जैसे 20% दिया था तो हमने 20/100 लगा लिया, और जब प्रश्न हमसे प्रतिशत में उत्तर मांगता है तो हम गुणा 100 करते हैं। लेकिन हम गुणा 100 तो उसे करेंगे ना जो हमसे पूछा गया है, और जो हमसे पूछा गया है वो है क्या उसको समझे, और वो किस में से है उसको समझे। हमसे पूछा है उसे अपने वेतन की कितने प्रतिशत राशि प्राप्त नहीं हुई, जो राशि प्राप्त नहीं हुई उसे प्रतिशत में बदलना है। तो आप ये देखिए कि उसे कितनी राशि प्राप्त नहीं हुई। मिलनी 6 चाहिए थी, मिल 5 रही है, तो उसे 1 प्राप्त नहीं हुई। अपने आप से सवाल पूछिएगा कि ये जो 1 प्राप्त नहीं हुई, ये जो 1 प्राप्त नहीं हुई, ये 6 में से 1 प्राप्त नहीं हुई या 5 में से 1 प्राप्त नहीं हुई? आपके अंदर से जवाब आएगा सर 6 में से 1 प्राप्त नहीं हुई। मिलनी चाहिए थी 6,
लेकिन मिल रही है 5, तो एक प्राप्त नहीं हुई 6 में से। 5 तो प्राप्त हो ही रही है, एक प्राप्त नहीं हो रही 6 में से। तो ये जो एक प्राप्त नहीं हुई ये 6 में से नहीं हुई। और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा किससे होगा? 100 से। 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 50 बार, और 50/3% आपका आ जाएगा आंसर। खत्म हुआ सवाल। यानी कि पहले वाले पहले वाले बेसिक से हम लोगों ने इस वाली लाइन को तोड़ा, और दूसरा जो हमने कॉन्सेप्ट समझा कि कितना प्रतिशत कम हुआ या ज़्यादा हुआ, कितना प्रतिशत नहीं मिला, कितना प्रतिशत है, इस बात से हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन सोल्व किया। आसानी से चीज़ें हो रही है। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं, इसको समझिए। एक तार को 2 टुकड़ों में काटा जाता है। एक तार को 2 टुकड़ों में काटा जाता है। बड़ा टुकड़ा तार की लंबाई का 60% है। आ जाइए, 60% को देखते ही टूट पड़ी, और 60% को तोड़ दीजिए। 60% का मतलब होता है 60/100, और 60/100 का मतलब है 20 से काटा 3 बार, 20 से काटा 5 बार, और 3/5 का मतलब है 5 में से 3। इसका मतलब यह हुआ कि जब हमसे प्रश्न में कहा गया कि एक तार को 2 टुकड़ों में काटा गया और बड़ा टुकड़ा तार की लंबाई का 60% है, इसका मतलब है बड़ा टुकड़ा तार की लंबाई का 5 में से 3 हिस्से हैं। तो मैं अगर कहूं तो मैं कहूंगा कि तार 5 है, उसमें से जो बड़ा टुकड़ा है वो 3 है, और जो छोटा टुकड़ा है वो 2 है। यह है बात। इतना हमें प्रश्न ने बताया। अब पूछा क्या है? बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितने प्रतिशत लंबा है, मतलब कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक लंबा है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितना अधिक लंबा है, ये आपसे पूछा। आप कहेंगे बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से एक लंबा है, मतलब एक ज्यादा है। छोटा टुकड़ा 2 है, बड़ा टुकड़ा 3 है, मतलब एक ज्यादा लंबा है, एक लंबा है। ये जो एक लंबा है, तो ये 2 से एक ज्यादा होकर के 3 है, या 3 से एक ज्यादा होकर के 2 है। आप कहेंगे सर ये जो एक ज्यादा है ये 2 से एक ज्यादा है, 2 में एक ज्यादा होकर के 3 है, ये जमता है, ये लाइन तो जमती है। लेकिन अगर हम लोग कहते हैं कि 3 में एक ज्यादा होकर के 2 है, तो ये बात जमती नहीं है। तो हम कह रहे हैं 2 में एक ज्यादा है 3, ये तो सही है। तो ये जो एक ज्यादा है, एक अधिक है, ये 2 में है, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100, 2 से 100 काटा, 50% हमारा आंसर है। 50% हमारा आंसर आ गया, यही हमारा आंसर है। कितने ही सवाल आप इस तरीके से कर सकते हैं, आप देखेंगे कि आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो, आ जाइए पहले 20% को तोड़िए। अभी अभी हम लोगों ने तोड़ा था, 20% का मतलब है 20/100, और 20/100 का मतलब है 1/5, और 1/5 का मतलब है 5 में से 1। तो जब हमसे कहा जाता है 20% कम है, तो हम कहते हैं 5 में से 1 कम है, और 5 में से 1 कम होने का मतलब है कोई 5 है तो उसमें से 1 कम होकर के कोई और 4 है। यानी कि मैं कह सकता हूं 20% कम होने का मतलब है जो चीज 5 थी वो 1 कम होकर के कितनी हुई है? 4। अब यहां प्रश्न क्या है कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से कम है। 20% कम है वो तो हमने जमा दिया कि 5 की तुलना में 1 कम होकर के 4 है। कौन कम है कौन ज्यादा है ये प्रश्न बताएगा। प्रश्न क्या कह रहा है? ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से कम है। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से कम है, कितनी है वो छोड़ो, कम है। किसकी ऊंचाई? ए की ऊंचाई कम है, किससे? बी से। यानी कि ए की ऊंचाई कम है बी की ऊंचाई से, मतलब बी की ऊंचाई ज्यादा है। तो ज्यादा वाला बी है, कम वाला ए है। खत्म हुआ। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से कम है, कितनी कम है? 20%। वो एक अलग मैटर था, हमने कहा 20% मतलब 5 में से 1 कम, और 5 में से 1 का मतलब 5 की जगह 1 कम होकर के 4। अब आइए, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है? आ जाइए, अब वही कंसेप्ट लगेगा। बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है, कैसे निकालोगे आप? बी की ऊंचाई है 5, ए की ऊंचाई है 4, तो ये जो बी की ऊंचाई है 5, ये ए की ऊंचाई 4 से कितने प्रतिशत अधिक है ये बताना है। तो बी की ऊंचाई जो 5 है यानी कि वो 1 अधिक है, किससे? 4 से। 4 से 1 अधिक है, ये जमता है। 4 से 1 अधिक है, गुणा कर दीजिए 100 से। 4 से 100 काटेंगे आप कितनी बार? 25 बार, और यही आपका आंसर है। ये लीजिए, खत्म हुआ सवाल। कितने ही सवाल मैं आपको इस तरीके के करा दूं जो इसी तरीके से होने हैं। आ जाइए, ये रहा, ये देखिए। यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, 25% अधिक, आ जाइए, 25% से बना 25/100,
25/100 से बना 1/4 और 1/4 से बना 4 में से 1 और 25% अधिक से बना 4 में 1 अधिक। 4 में 1 अधिक होने का मतलब है 4 से कोई चीज 4 है और फिर वो 5 है, 1 अधिक होकर के। नीता का वेतन पायल के वेतन से अधिक है, मतलब नीता का वेतन अधिक है तो नीता अधिक है किससे? पायल से। पायल कम है। अब आपसे पूछा क्या है वो देख लीजिए। आपसे पूछा है पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि जो 4 है पायल का वेतन वो नीता के वेतन से यानी कि 5 से कितना प्रतिशत कम है। तो जो 4 है वो 5 से कितना कम है? 1 बटा ये 1 कम है। 1 कम है किस में से? 5 में से, यही तो जमेगा। 5 में से 1 कम है 4, यही जमता है। 4 में से 1 कम है 5, ये जमेगा क्या? नहीं। प्रतिशत में बदलिए, गुणा 100। 5 से 100 काट दीजिए, 20% आपका आंसर आ जाएगा। खत्म। तो ये थी आपकी आज की क्लास। आशा करता हूं कि आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी। अपनी क्लास की प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा और बेहतरीन प्रयास करने के लिए मैं रघुराज सिंह शेखावत, नॉन एज रघुराज सर मैथ्स, आपके लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए मेहनत में लगी है। आने वाली जो भी परीक्षा आप लोग देने वाले हैं, जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, पूरी की पूरी जितनी तैयारी आपकी गणित की होती है वो करवाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। आने वाली परीक्षा के लिए आपको शुभकामनाएं। क्लास को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि वास्तव में हमारा शिक्षण किसी के लिए उपयोगी है, ये बताई जाने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये किसी के लिए उपयोगी हैं, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके फीडबैक का और आपके रिवॉर्ड्स का, आपके प्रति उत्तर का हमें इंतजार है। तो जितनी भी प्रतिक्रिया होती है वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमें मोटिवेशन भी मिलता है। मुझे और मेरी टीम को आपकी तरफ से जो भी प्रतिक्रिया दी जाएगी हम उसका सकारात्मक उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो फिर मिलेंगे इसी जोश और उत्साह के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।